बुढ़िया को जब देखो कोई ना कोई चटकारे चाहिए खाने को, जीभ रुकती ही नहीं है। अब ये दे दो बनाकर, अब ये दे दो। नौकरानी समझ रखा है बस मुझे तो, ऑर्डर देते ही जैसे खुद बन जाएगा सब कुछ। जीना हराम कर दिया है इस बुढ़िया ने तो मेरा। ऐसा मन करता है बुढ़िया को खाने में जहर देकर मार डालूं। सविता देवी जी की बहू नीना अपनी सास पर भड़क रही थी। सविता देवी ने अपनी बहू नीना को खिचड़ी बनाने के लिए कह दिया था, क्योंकि उनका पेट खराब था और बहू ने लौकी चने की दाल की सब्जी बनाई थी, जो कि उन्हें खानी नहीं थी। अगर वे ये सब्जी खा लेती तो उनका पेट और ज़्यादा खराब हो जाता। इसी बात पर नीना बहुत ज़्यादा भड़क रही थी। नीना ने उल्टी सीधी खिचड़ी बनाई और अपनी सास को ले जाकर दे दी। खिचड़ी तो सविता देवी जी खुद भी बना लेती, परंतु आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उठा ही नहीं जा रहा था, तो इसलिए बहू को बनाने के लिए बोल दिया था। और बहू पर खिचड़ी बनाते हुए बहुत जोर पड़ रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रही थी। अपनी सास के सामने वह कुछ नहीं कहती थी, परंतु पीछे बड़बड़ाती रहती थी। अभी खिचड़ी बनाकर हटी ही थी, तभी देखा ससुर आनंद कुमार जी बाहर से घर में आ रहे हैं। आनंद कुमार जी आकर बरामदे में बैठ गए तो बहू उनके लिए पानी लेकर आ गई। पानी पीने के बाद आनंद जी नीना से बोले, बेटा एक कप चाय बना देना। ठीक है बाबूजी, ये कहकर बहू किचन में चली गई थी। बहू का पारा तो खिचड़ी बनाकर वैसे ही हाई हो रहा था, चाय का बनाने का सुनकर बहू को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। किचन में आकर और भी ज्यादा बड़बड़ाने लगी। अब ये बुढ़ा आ गया, अब इसके लिए चाय बनाओ। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी ने। इस बुढ़े को भी चाय में जहर देकर मार डालूंगी। बड़बड़ाते हुए नीना चाय बनाती है और अपने ससुर जी को दे आती है। ससुर जी चाय पीकर अपने कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि सविता देवी जी की तबीयत ठीक नहीं है। आनंद कुमार जी बाहर आते हैं और अपनी बहू से कहते हैं कि बेटा अपनी सास के लिए पीने का पानी उबाल दो और उसमें से कुछ पानी को ठंडा करके उसमें नमक और चीनी का घोल बना देना। ठीक है बाबूजी, ये कहकर नीना किचन में चली जाती है। अब तो नीना और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सकती थी। वह जल्दी से पानी गर्म करने के लिए गैस पर पटक देती है। जब पानी में उबाल आ जाता है तो वह पानी ठंडा करने के लिए रख देती है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो उस पानी में से आधे पानी में वह नमक और चीनी मिला देती है। एक बोतल में वह सादा पानी उबला हुआ और एक बोतल में नमक चीनी का पानी भरकर दोनों अपने ससुर जी को देती है और पानी देकर फौरन किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे लग रहा था कि अगर वह बाहर रही तो उसे और काम बता दिए जाएंगे, इसलिए एक कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। उसमें सास ससुर के और काम करने की हिम्मत नहीं थी। अपने सास ससुर के एक छोटे से काम को भी नीना बोझ समझती थी, लेकिन अपने सास ससुर के सामने कुछ नहीं कहती थी। उनके सामने वह अच्छी बनकर रहती थी और पीछे बड़बड़ाती रहती थी। आनंद कुमार जी एक सरकारी कर्मचारी थे, अब रिटायर हो चुके थे। वे एक सज्जन, दयालु और विचारशील व्यक्ति थे। कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते थे। आनंद कुमार जी की पत्नी का नाम सविता देवी जी है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। बेटी का नाम राजलक्ष्मी है और बेटे का नाम अभिमन्यु है। आनंद कुमार जी की शादी लेट हुई थी, क्योंकि वह किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। वे अपने लिए एक खानदानी और संस्कारी लड़की की तलाश कर रहे थे। सविता देवी जी एक अच्छे, इज्जतदार और संस्कारी खानदान की बेटी हैं। अच्छे गुण और आचरण तो उनमें कूट कूट कर भरे भरे हुए हैं। सविता देवी जी ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की। दोनों ही बच्चे बहुत संस्कारी हैं। नीना अभिमन्यु के साथ ही पढ़ती थी। नीना और अभिमन्यु एक को पसंद करते थे। जब अभिमन्यु ने बाबूजी से नीना के बारे में बताया तो बाबूजी ने मना नहीं किया। बेटी राजलक्ष्मी की शादी आनंद कुमार जी से तो पहले ही कर चुके थे। जब बेटे की जॉब लग गई तो उन्होंने अभिमन्यु की शादी नीना से कर दी। अभिमन्यु और नीना की शादी को 1 साल हो चुका है। अभिमन्यु बहुत आदर्श और आज्ञाकारी बेटा है। हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है और उनका बहुत सम्मान करता है। नीना एक कामचोर लड़की थी। उस पर काम करते हुए बहुत जोर पड़ता था और इस चक्कर में जब भी उसे कोई काम को कह देता तो वह बड़बड़ाना शुरू कर देती थी।
नीना भी एक अच्छे परिवार की लड़की थी, परंतु अपने कामचोरीपन की वजह से वह यह सब करती थी। सविता देवी जी घर का सारा काम स्वयं ही करती थी। नीना से बहुत काम कम करवाती थी। जब कभी उनकी तबीयत खराब होती तभी नीना से काम करने को कहती थी। आज भी सविता देवी जी की तबीयत खराब थी। सुबह से दस्त लग रहे थे, इसलिए उन्होंने नीना को कुछ काम बता दिए थे, जिससे नीना गुस्से में उबल रही थी। नीना को अपने कमरे में गए हुए शाम हो गई थी, लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं निकली थी। अभिमन्यु अभी ऑफिस से घर लौटकर नहीं आया था, इसलिए आनंद कुमार जी को चिंता हुई, तो वह नीना के कमरे के बाहर से आवाज लगाकर कहते हैं, नीना बेटा, क्या बात हुई बेटा? बहुत देर से कमरे से बाहर नहीं आई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नीना कहती है, जी बाबूजी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं लेट गई थी। तो बाबूजी कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। और आनंद कुमार जी दवाई लेने के लिए चले जाते हैं और नीना के लिए दवाई लेकर आते हैं और नीना को दवाई लाकर दे देते हैं, परंतु उसके सर में दर्द था ही नहीं। वह तो काम से बचने के लिए कमरे में आकर लेट गई थी। अगले दिन आनंद कुमार जी नीना को फिर से सविता देवी जी के लिए खिचड़ी बनाने के लिए कहते हैं। नीना किचन में चली जाती है और खिचड़ी बनाते हुए बहुत ज़्यादा बड़बड़ाती रहती है। इन दोनों बुड्ढा बुड्ढी ने तो परेशान करके रख दिया है। कल तो खिचड़ी बनाई थी महारानी के लिए, आज फिर बनाओ खिचड़ी। नौकरानी बनाकर रख दिया है दोनों ने मुझे। एक काम करके हटती रही कि दूसरा काम बता देते हैं। पूरे दिन बस उनके ही काम करते रहूं। अब की खिचड़ी बनाकर दूंगी तो दूसरा काम बता देंगे। जीना हराम कर दिया है दोनों ने। नीना ने बड़बड़ाते हुए यह भी नहीं देखा कि पीछे उसके ससुर जी खड़े हुए हैं और उसके सारी बातें सुन रहे हैं। नीना किसी काम के लिए पीछे पलटी तो देखा ससुर जी खड़े हैं। मीना हक्की पक्की रह गई कि कहीं ससुर जी ने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। आनंद कुमार जी एक प्लेट और चाकू लेने आए थे सविता देवी जी के लिए फल काटने के लिए। नीना आनंद कुमार जी के चेहरे को ध्यान से देखती है। उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, तो नीना को लगता है इन्होंने मेरी बातें सुनी ही नहीं हैं। आनंद कुमार जी प्लेट और चाकू लेकर वहां से चले जाते हैं और नीना चैन की सांस देती है। शुक्र है भगवान का कि बाबूजी ने मेरी बातें नहीं सुनी, और खिचड़ी निकालकर अपनी सास को देने के लिए उनके कमरे में चली जाती है और उनको खिचड़ी देकर वापस आ जाती है। आनंद कुमार जी चुपचाप अपने कमरे में आकर अपनी आराम वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं। सविता उन्हें गहरी सोच में देखकर पूछती है, क्या बात है जी, आप क्या सोच रहे हैं? परंतु वह इतनी गहरी सोच में थे कि अपनी पत्नी की बात सुनते ही नहीं हैं। सविता देवी जी अपने बिस्तर से उठती हैं और धीरे धीरे चलकर पति के पास आ जाती हैं और उनके कंधे पर हाथ रखती हैं। हाँ जी, किस गहरी सोच में हैं आप? तब जाकर आनंद कुमार जी का ध्यान टूटता है, परंतु वह विचारशील व्यक्ति थे। जल्दी से अपनी मन की बात किसी को नहीं बताते थे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। और वैसे भी सविता देवी जी की तबीयत खराब थी, तो वह उन्हें कुछ भी बताकर दुखी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारी तबीयत के बारे में सोच रहा था। तुम जल्दी ठीक हो जाओ तो कहीं घूमने चलेंगे। अच्छा, आप घूमने की योजना बना रहे हैं? मैं तो ठीक ही हूँ जी, आप ही मुझे लेकर इतना सोचते रहते हैं। सविता देवी जी ने प्यार भरे स्वर में कहा। तो आनंद कुमार जी ने उन्हें कहा कि चलो अब सो जाओ तुम कुछ देर, और पत्नी को सुला देते हैं। उन्हें दवाई का नशा तो था ही, जल्दी ही नींद आ गई। शाम हो जाती है। फिर अभिमन्यु ऑफिस से आता है। अभिमन्यु ऑफिस से आते ही प्रतिदिन सबसे पहले माता पिता के कमरे में आता था। आते ही अपने बाबूजी को प्रणाम करता है, उनके चरण स्पर्श करता है, सोती हुई माँ के भी चरण स्पर्श करता है। फिर बाबूजी अपनी माँ की तबीयत पूछता है। उसके बाबूजी उसे उसकी माँ की तबीयत के बारे में बताते हैं कि पहले से बहुत बेहतर है, जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। फिर आनंद कुमार जी उसे कहते हैं, बेटा अभिमन्यु, तेरे कमरे का दरवाज़ा ठीक नहीं है, या तो उसे ठीक कर या फिर बदल ले। यह बात सुनकर अभी कहता है कि बाबूजी मैं देख लूँगा। फिर अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है। नीना उसके लिए पानी ले आती है, फिर खाना वाना ले आती है। फिर अभी उसे
चाय के लिए बोल देता है। नीना चाय बनाने किचन में चली जाती है, किंतु नीना को बड़बड़ाने की आदत थी। चाहे कुछ भी हो, उसका बड़बड़ाना खत्म नहीं होता था। चाय बनाती रही और बड़बड़ाती रही। इधर अभी को अपने बाबूजी की बात याद आ जाती है। वह सोचता है इतने नीना चाय लाए, दरवाज़ा देख लेता हूँ। वह खड़ा होता है और दरवाजे में आ जाता है। वह ऊपर से नीचे से, आगे से, पीछे से, सब जगह से दरवाज़ा चेक करता है, परंतु उसको दरवाज़ा बिल्कुल ठीक लगता है। वह सोचता है बाबूजी ऐसा क्यों बोल रहे थे कि दरवाज़ा ठीक कर या बदल ले। शायद बाबूजी को कोई गलतफहमी हो गई है। कोई नहीं, उम्र भी तो हो रही है, अब उनकी ऐसे ही लगा होगा। वह यह सोचकर अनदेखी करके लेट जाता है। फिर नीना चाय ले आती है। अभी चाय पीता है और नीना उसे बोलती रहती है, जी मैं थक जाती हूँ इतना काम कर करके, क्यों ना हम माँ बाबूजी से अलग हो जाएं। अभी चाय पीते पीते रुक जाता है। कहता है कि तुम कैसे थक जाती हो, आधे से ज़्यादा काम तो माँ करती हैं। अभी 2-3 दिन से ही तो उनकी तबीयत खराब है, और अलग होने की बात दोबारा ज़बान से मत निकाल देना। मैं माँ बाबूजी से कभी भी अलग नहीं होऊंगा, इसलिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और सो जाओ। अभी की बात सुन के नीना नाक मुंह बनाकर लेट जाती है। अभी एक तरफ मुंह करके सो जाता है। इधर आनंद कुमार जी सारी रात असमंजस्य में रहे। इधर तो अपनी पत्नी की सेहत को लेकर चिंतित, उधर अपनी बहू नीना का व्यवहार देखकर वह सोचते रहते हैं कि एक ही बेटा है हमारा और एक ही बहू, वो भी ऐसी आ गई है। हमारे कुल का क्या होगा, हमारी आने वाली संतानें कैसी होंगी, क्या हमारा वंश ऐसे आगे बढ़ेगा जो माता पिता का सम्मान ही ना करे, पीठ पीछे उनका अपमान करे। सेवक करना तो बहुत दूर की बात है, संतान का पहला कर्तव्य तो बड़ों का आदर करना होता है। जब वह आदर का मतलब ही नहीं जानेंगे तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। हमें तो लगा था कि यह अच्छे परिवार की लड़की है, इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी के लिए हाँ कर दी थी, परंतु यह इसे क्या हो गया है, क्या यह अब अपना असली रूप दिखा रही है। अब क्या किया जाए। पूरी रात बस यह सारे सवाल उनके हृदय में बेचैन होकर चलते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि अभी को मैंने बोला तो है, देखते हैं अभी क्या निर्णय लेता है। क्योंकि एक पत्नी पति के घर दरवाज़ा होती है। पति तो काम पर चला जाता है, लेकिन पत्नी उसके घर की रक्षा करती है, और अगर घर का दरवाज़ा ही ठीक नहीं होगा तो फिर घर की रक्षा कैसे होगी। फिर कुछ समय बाद वह सो जाते हैं। अगले दिन वह नीना को सविता जी के लिए गर्म पानी लाने को बोलते हैं और किचन से बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। उनके किचन से बाहर आंगन में खिड़की बनी हुई थी, वहीं खड़े होकर वह नीना की बात सुनने की कोशिश करते हैं। उनके मन में यह भी था कि शायद रात अभी ने नीना से इस बारे में बात की होगी, तो अब नीना ऐसा व्यवहार नहीं करेगी, वो जरा मरा सा काम बताने में भी गड़बड़ नहीं करेगी। उनके मन में यही दुविधा थी, तो इस दुविधा को दूर करने के लिए वह किचन से बाहर खड़े रहे। किंतु नीना ने तो फिर से बड़बड़ करना शुरू कर दिया। सुनकर आनंद जी दुखी हो गए। वे वहीं खड़े होकर सोचने लगे कि अगर अभी ने इसको बोल दिया है तो इसने अभी का कहा भी नहीं माना। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह नीना के किचन से हटने की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। नीना के हटते ही आनंद जी किचन में गए और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके अपना मोबाइल ऐसी जगह छुपा कर रख देते हैं जहां से नीना की आवाज़ मोबाइल में आसानी से रिकॉर्ड हो सके, और रखते ही तुरंत वहां से बाहर निकल आते हैं। तब तक सविता जी भी ठीक हो जाती हैं, वह भी काम करने लग जाती हैं। किंतु जब किसी को बड़बड़ाने की आदत ही हो तो कोई क्या कर सकता है। सविता जी ने कुछ समय पहले पोहा बनाया था, तो उसने वह इधर उधर थोड़ा बहुत गिरा दिया था। सविता जी ने सोचा पहले आनंद जी को दे आती हूँ, फिर वह साफ कर दूंगी। परंतु उनके किचन में से पोहा साफ करने से पहले ही नीना किचन में पहुँच जाती है और देखते ही बोलना शुरू कर देती है, इस बुड्ढी ने ही दम पी लिया है, पड़ी रहती है तो भी जीना हराम कर देती है, उठ जाती है तो भी जीना हराम। हे भगवान, इस बुड्ढी को ऊपर बुला ले और साथ में इस बुड्ढे को भी, फिर पूरे घर में मैं अकेली राज करूंगी। लेकिन मरने का नाम ही नहीं ले रहे। सोचा था कि बुड्ढी लुढ़क जाएगी, पर यह तो फिर भी भली चंगी हो गई है। बेशर्म हड्डी है बुड्ढा बुड्ढे की। नीना यह अशब्द बोलती जाती है और सब रिकॉर्ड होती जाती है।
उसे भनक भी ना थी, वह तो बस अपना बड़बड़ाने के काम को अच्छे से अंजाम दे रही थी। नीना को भी अपशब्द बोलती है, सब रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब मीना किचन से बाहर निकलती है तो आनंद जी फोन उठा लाते हैं और सुनने के बाद पूरा दिन सोच विचार करते हैं क्या करना चाहिए। उसके बाद उनके दिमाग में एक विचार आता है। वे सोचते हैं कि अगर नीना का परिवार अच्छा है और उसके माता पिता संस्कारी हैं तो वह अपनी बेटी को समझाएंगे, और अगर उनका परिवार अच्छा नहीं है तो वे अपनी बेटी का साथ देंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वे अपने समधी जगमोहन जी को नीना की सब रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। सुबह जागते ही जब जगमोहन जी अपने समधी आनंद जी का संदेश देखते हैं और उसका समय देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि इतनी रात में आनंद जी ने क्या भेजा है। वह सुन ही रहे थे कि उनकी पत्नी नीना की माँ भी शौचालय से उनके पास आ जाती है। दोनों नीना की बातें सुनकर चौंक जाते हैं। एक माता पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी कि इतने अच्छे संस्कार देने के बाद भी वह अपनी ससुराल में ऐसा व्यवहार कर रही है। वह दोनों आपस में बात करते हैं, हमने तो नीना को अच्छे संस्कार दिए हैं, वो यह सब क्यों कर रही है। अपने माता पिता समान सास ससुर का इतना अपमान करती है। वह और देरी किए बिना जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं और तैयार होकर आनंद जी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर जाते ही सबसे पहले दोनों माता पिता नीना को कई थप्पड़ जड़ देते हैं। अभी भी इसी समय घर में ही था, क्योंकि नीना के माता पिता सुबह रिकॉर्डिंग सुनते ही घर से निकल पड़ते थे, तो अभी के ऑफिस जाने का समय भी नहीं हुआ था। नीना उस समय आंगन में खड़ी थी। सविता जी और आनंद जी अपने कमरे में ही थे। नीना अचानक से अपने माता पिता के हाथों के थप्पड़ खाकर वहीं गिर पड़ती है। उसकी आवाज़ सुनकर सब कमरे से बाहर भाग आते हैं। सब उन्हें देखकर भौचक्के रह जाते हैं। नीना अपना गाल पकड़े उठती है और कहती है, माँ पिताजी, आप सुबह सुबह आकर मुझे मार क्यों रहे हैं? क्या पाप किया है मैंने? नीना के माता पिताजी कहते हैं, क्या पाप किया है तूने? यही जानना चाहती है तो सुन। वह नीना की रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, जिसमें नीना अपने सास ससुर के खिलाफ अपशब्द बोले जा रही थी। सुनकर सबके सब स्तब्ध रह जाते हैं। अभी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसका तो मुंह ही खुला रह जाता है। अपने ही अपशब्द सुनकर नीना लज्जित हो जाती है। वह रोने लगती है, कहती है, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी सहेली के बहकावे में आकर यह सब करती रहती थी। मैं बहुत लज्जित हूँ। मैंने एक बार भी नहीं सोचा मैं अपने माता पिता समान सास ससुर के खिलाफ ना जाने क्या क्या बकती जाती थी। नीना रोती रहती है और हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगती है। उसके सास ससुर उसे माफ़ कर देती हैं, किंतु अभी को नीना पर बहुत गुस्सा आता है और साथ ही साथ उसे अब समझ आता है कि मेरे बाबूजी ने मुझे दरवाज़ा बदलने के बाद किसकी ओर इशारा करते हुए बोली थी। वह नीना को माफ़ नहीं करता, किंतु उसके माता पिता और नीना के माता पिता उसको उसे माफ़ करने का बोलते हैं, तो वह नीना को माफ़ कर देता है। फिर नीना और उसकी सास किचन में जाकर सबके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हैं। अभी भी ऑफिस से छुट्टी कर लेता है और फिर सब मिलकर नाश्ता करते हैं। नीना फिर से एक बार और माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि मैं एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। फिर दोपहर का खाना खाकर उसके माता पिता घर लौट जाते हैं और नीना अपनी सास को लिटाकर उनके पैर दबाती है। इस तरह उनका परिवार सुखी संपन्न परिवार बन जाता है। आनंद जी अब बहुत खुश थे, क्योंकि उनके समधी खानदानी और संस्कारी थे और उन्हें अब अपने वंश की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके बेटे बहू उनके वंश को आगे संस्कार के साथ ही बढ़ाएंगे।